स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे नर्व इम्पल्स की। तो चलें देख लेते हैं आपकी बुक नर्व इम्पल्स की को किस तरह से डिफाइन कर रही है। तो आपकी बुक कह रही है कि नर्व इम्पल्स इज अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस दैट ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन फ्रॉम वन एंड टू द अदर। अब देखो, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारे जितने भी बॉडी के सेल्स होते हैं वो पोलराइज स्टेट में होते हैं। पोलराइज स्टेट का मतलब क्या होता है? मोर पॉजिटिव आउटसाइड एंड मोर नेगेटिव इनसाइड। इसको हम कहते हैं पोलराइज स्टेट। सेम इसी तरह की पोलराइज स्टेट के अंदर होता है हमारा न्यूरॉन। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ ड्रा कर रहा हूँ और ये क्या है? हमारा न्यूरॉन है। हमारा न्यूरॉन भी इसी तरीके की किसी स्टेट में होता है, इसी तरीके की एक पोलराइज स्टेट के अंदर होता है। मतलब क्या कि उसके बाहर जो है वो पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होते हैं, पॉजिटिव आइंस होते हैं। उसके बाहर की तरफ न्यूरोलीमा, मतलब उसकी सेल मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू इनसाइड। और इनसाइड कौन से चार्ज होते हैं? नेगेटिव चार्ज। जब सेल इस स्टेट में होता है तो इसको हम पोलराइज स्टेट कहते हैं। तो देखो क्या होता है कि जब सेल अपनी पोलराइज स्टेट से बाहर निकलता है, डीपोलराइज होता है। अब डीपोलराइज का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज आए। इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज मिसाल के तौर पे किस तरीके से आ रहा है ये इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज? अब इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है जिन पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज वाले आयन जो है वो कहाँ आ जाएं? अंदर की तरफ ज्यादा हो जाएं। पॉजिटिव चार्ज के जो आयन्स हैं वो अंदर ज्यादा हो जाएं, और नेगेटिव चार्ज के आयन जो हैं वो कहाँ ज्यादा हो जाएं? बाहर की तरफ ज्यादा हो जाएं। तो इसको क्या कहेंगे? इसमें आ गया ये इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। इसमें क्या आ गया है? इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। अब इलेक्ट्रो तो हम इन चार्जेस की वजह से कह रहे हैं, क्योंकि ये चार्जेस मिसाल के तौर पे सोडियम आइंस पर हैं, पोटेशियम पर हैं। तो सोडियम और पोटेशियम तो केमिकल है ना, तो इस वजह से आप इसको क्या कह रहे हो? इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। अब देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल जब ये चेंज आया तो इस चेंज की वजह से एक वेव प्रोड्यूस होगी। ऐसे एक वेव प्रोड्यूस होगी जो न्यूरॉन के एक एंड से दूसरे एंड की तरफ क्या करेगी? ऐसे ये यहाँ पर भी चेंज आएगा तो ये ऐसे ट्रेवल करेगी। और इसी वेव को हम क्या कह रहे हैं? इसी वेव को हम कह रहे हैं नर्व इम्पल्स। तो व्हाट इज नर्व इम्पल्स? वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज that travel along the length of neuron from one end to another end। अब न्यूरॉन में जो करंट प्रोड्यूस होता है, ये इम्पल्स प्रोड्यूस होता है जो कि एक एंड से दूसरी एंड की तरफ मूव करता है। और क्यों प्रोड्यूस होता है ये करंट? इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज की वजह से, इसमें चार्जेस में डिफरेंसेस की वजह से ये चार्जेस में ये चेंज आता है। डीपोलराइज जब न्यूरॉन होता है तो उसकी वजह से ये इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज या ये वेव प्रोड्यूस होती है, और इसी को हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। उसके बाद कहता है द वर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल रेफर टू द इलेक्ट्रोकेमिकल, कहता है द वर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल रेफर टू द इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल। यानी कि ये जो टर्म इलेक्ट्रो केमिकल है ये किसको रेफर कर रहा है? ये रेफर कर रहा है, ये बता रहा है किसके बारे में? इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल के बारे में। और इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल क्या है? अ कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिक वर्क। यानी इस न्यूरॉन के अंदर, आपके न्यूरॉन के अंदर कितना इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल है, यानी इसमें कितना जो है वो करंट प्रोड्यूस हो सकता है, मतलब इसके अंदर की कैपेसिटी, इसके अंदर की कैपेसिटी के ये करंट जनरेट कर सकता है। तो उस कैपेसिटी को हम क्या कह रहे हैं? उसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल उसमें एक्टिव उस वक्त होगा, यानी वेव उस वक्त प्रोड्यूस होंगी जब इसके ये क्या होगा? ये न्यूरॉन डीपोलराइज होगा। डीपोलराइज का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज अंदर अंदर की तरफ, और नेगेटिव कहाँ हो जाए? बाहर की तरफ हो जाए। तो ये बात हो गई। इन केस ऑफ न्यूरॉन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टर्म एज मेम्ब्रेन पोटेंशियल। देखो, न्यूरॉन की अगर हम बात करें तो न्यूरॉन के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप क्या कहोगे? न्यूरॉन के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहोगे। न्यूरॉन के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हम क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं? इसको हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं, क्योंकि चार्जेस का जो डिफरेंस होता है न्यूरॉन के, वो कहाँ पर होता है? वो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के करीब होता है। और जो करंट भी प्रोड्यूस होता है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है? न्यूरॉन की इस मेम्ब्रेन के करीब। इस मेम्ब्रेन पर ही आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज होता है, और मेम्ब्रेन के नीचे ही इनसाइड जो है वो कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो मतलब
ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है वो न्यूरॉन में किस जगह पर है, वो उसकी मेम्ब्रेन में है। तो इस वजह से न्यूरॉन के इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, इसको हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी कहते हैं, विच इज एग्जिबिटेड इन टू डिफरेंट फॉर्म। और ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है वो दो डिफरेंट फॉर्म के अंदर नजर आएगा। एक को कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और दूसरे को कहते हैं एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मिसाल के तौर पे आप इधर देखें, ये एक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है। मिसाल के तौर पे ये एक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है। तो आप देखें यहाँ पर न्यूरॉन की मेम्ब्रेन जो है वो मोर पॉजिटिव है आउटसाइड और मोर नेगेटिव है क्या, इनसाइड। तो इस स्टेट में जब होती है, ये स्टेट जब एग्जिबिट करती है, इस स्टेट में जब न्यूरॉन की जो है वो मेम्ब्रेन होती है, तो इस स्टेट को हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसको क्या कहते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। लेकिन अगर ये पोलराइज स्टेट चेंज हो जाए, किस तरह चेंज हो जाए, इस तरह से अगर ये चेंज हो जाती है पोलराइज स्टेट, मिसाल के तौर पे इसके एक रीजन में अगर आप देखें तो अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गए और बाहर की तरफ कौन से चार्ज आ गया, ये नेगेटिव। तो देखें यहां पर इस स्टेज में जब इसकी पोलरिटी चेंज हो जाती है, मतलब इसके यहाँ पर जो है वो डीपोलराइज जब ये हो जाता है कि जब इसमें अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आएगा और बाहर की तरफ क्या आ गया, नेगेटिव। अब इस किस्म की जब इसकी स्टेट होगी तो उसको कहेंगे एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो मतलब ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है ये दो तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करता है। एक रेस्ट की हालत में जिसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं, और उस वक्त जब ये एक्टिव हो जाता है, यानी जब ये करंट जनरेट करता है, जब ये वेव जनरेट करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। देखें ये दोनों को मैंने यहाँ पर शो कर दिया है, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जिसको हम आरएमपी कहते हैं, और ये एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल जिसको हम एएमपी भी कहते हैं। तो चलें सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मतलब क्या। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की सबसे पहले बात कर लेते हैं। जब एक न्यूरॉन जो है वो पोलराइज स्टेट में होता है, मतलब जब एक रेस्ट की स्टेट में होता है। तो देखिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के हवाले से आपकी बुक क्या कह रही है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज कैरेक्टराइज एज मोर पॉजिटिव आउटर सरफेस ऑफ न्यूरॉन मेम्ब्रेन देन इनर सरफेस। मिसाल के तौर पे वही वाली बात दोबारा करूंगा कि ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, और ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन जो है वो आउटसाइड जो है वो मोर पॉजिटिव है, और इनसाइड जो है ये क्या है, मोर नेगेटिव है। अब इस स्टेज में हम इस न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे, इस न्यूरॉन को हम क्या कहेंगे, इस पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे, इस पोटेंशियल को हम कहेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। दिस स्टेट इज आल्सो रेफर्ड एज पोलराइज स्टेट। इसी स्टेट को आप क्या कहोगे, पोलराइज स्टेट कहोगे। और इस वक्त जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, वो होगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, क्योंकि इस वक्त इस न्यूरॉन में से कोई करंट जनरेट नहीं हो रहा होगा। ये इस वक्त किस हालत में है, ये रेस्ट की हालत में है। तो इस वक्त जो इसकी स्टेट है उसको पोलराइज स्टेट कहेंगे, और इसका जो पोटेंशियल है उसको क्या कहेंगे, इस स्टेट में इसको कहेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज एज -70 मिलीवॉट, यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है ये होता है -70 मिलीवॉट। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, आप इसको कुछ इस तरह से समझ लो कि -70 मिलीवॉट का मतलब ये है कि अंदर का माहौल ज्यादा नेगेटिव है बाहर के माहौल के मुकाबले में, या ये कह लो कि अंदर का माहौल कम पॉजिटिव है। ऐसे कह लो, अगर अंदर का माहौल कम पॉजिटिव है बाहर के मुकाबले में, कितना कम पॉजिटिव है, 70 टाइम कम पॉजिटिव है। अब इसकी मिसाल ऐसे लो जिस तरह मैंने आपको पहले बताई थी। मिसाल के तौर पे बाहर 100 पॉजिटिव चार्ज है और अंदर पॉजिटिव चार्ज कितना है, 30% है। अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि पोटेशियम वगैरह होते हैं, लेकिन बाहर के मुकाबले में अंदर पॉजिटिव चार्ज कितना कम है, 70% कम अगर है, 70 पॉजिटिव चार्ज कम है अंदर, तो हम कह लेंगे इसको कि इस वक्त जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो क्या है, -70 है। मतलब 70 पॉजिटिव आइंस कम है कहाँ, इनसाइड। इट इज कॉल्ड रेस्टिंग मेमोरी। माइनस मीन्स डेट इनसाइड इज मोर नेगेटिव। माइनस का मतलब यही है कि अंदर जो है वो क्या है, नेगेटिव है। 70 के साथ माइनस लगा देने का मतलब यह है कि अंदर बाहर के मुकाबले में ज्यादा नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव अंदर कम है।
It is called resting membrane potential because it occurs when membrane is not stimulated or conducting impulse. इसको हम resting membrane potential क्यों कहते हैं? इसको हम resting membrane potential इस वजह से कह रहे हैं, इस कंडीशन के अंदर मेम्ब्रेन जो है उससे कोई करंट जनरेट नहीं हो रहा होता, ये बिल्कुल भी स्टिमुलेटेड नहीं है, इससे कोई करंट जनरेट नहीं हो रहा, कोई इम्पल्स इसकी कंडक्शन नहीं हो रही, तो इस वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं, इस वक्त ये रेस्ट की हालत में है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज एस्टेब्लिश बाय फॉलोइंग फैक्टर्स, यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, अगर एक मैं कह रहा हूं कि एक न्यूरॉन रेस्ट की हालत में है, तो वो कौन सी चीजें होती हैं, वो कौन सी चीजें होती हैं जो न्यूरॉन को किस हालत में रखती हैं, रेस्ट की हालत में रखती हैं। मिसाल के तौर पे इस वक्त मेरे हाथ को कोई छू नहीं रहा है, मेरे हाथ को कोई टच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है, मेरे हाथ के न्यूरॉन इस वक्त रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर हैं। लेकिन मैं अगर मेरे हाथ पे कोई प्रेशर पड़ता है, तो मेरे न्यूरॉन जो है वो रेस्टिंग से एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आ जाएंगे। लेकिन अगर मेरे न्यूरॉन रेस्ट की हालत में है, इस वक्त रेस्टिंग पोटेंशियल में है, तो वो उनको कौन सी चीजें रेस्टिंग पोटेंशियल में रख रही हैं। रेस्टिंग पोटेंशियल का मतलब ये हो गया कि वो कौन सी चीजें हैं जो न्यूरॉन का आउटर साइड मोर पॉजिटिव कर रही हैं और न्यूरॉन का इनर साइड क्या कर रही हैं, मोर नेगेटिव कर रही हैं। वो कौन सी चीजें करती हैं? तो आपकी बुक कह रही है सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्टिव मूवमेंट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस, फिर दूसरा कहता है नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस, थर्ड वन इज लीकेज ऑफ पोटेशियम आयन। ये तीन चीजें आपकी बता रहे हैं। चलो वन बाय वन जो है हम इन चीजों को क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। चलो एक बार फिर मैं इस न्यूरॉन का पूरा न्यूरॉन नहीं बना रहा हूं मैं, न्यूरॉन की सिर्फ ये न्यूरोलिमा यानी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन बना रहा हूं। ये मेम्ब्रेन हो गई न्यूरॉन की, और न्यूरॉन की मेम्ब्रेन हमें पता है आउटर साइड से ज्यादा, अगर पोलराइज स्टेट में है तो बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, ये बाहर आउटर साइड है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज क्या है, ज्यादा है, और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज क्या है, ज्यादा है। इस पोलराइज स्टेट में न्यूरॉन को रखने में कौन काम कर रहा है? तो पहले तो है डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्टिव मूवमेंट ऑफ सोडियम पोटेशियम आयन। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सोडियम आयन जो होते हैं, ये क्या होते हैं, सोडियम आयन जो होते हैं ये बाहर की तरफ कम होते हैं, और सेल के जो अंदर होता है, न्यूरॉन के अंदर जो है वो न्यूरॉन के अंदर पोटेशियम आयन ज्यादा होते हैं, और न्यूरॉन के बाहर कौन से आयन ज्यादा होते हैं, सोडियम आयन ज्यादा होते हैं। चलो देखो आपकी बुक क्या कह रही है, द कंसेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम इज 30 टाइम ग्रेटर इन फ्लूइड इनसाइड द सेल देन आउटसाइड and the concentration of sodium ion is nearly 10 times greater in a fluid outside the cell than inside. अब सेल के इनसाइड जो फ्लूइड है वो तो साइटोप्लाज्म है ना, सेल के इनसाइड जो फ्लूइड होता है उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। इसी तरीके से एक फ्लूइड जो है वो कहाँ है, बाहर की तरफ। तो कहता है सेल का जो बाहर वाला फ्लूइड है उसमें सोडियम आयन 10 टाइम ज्यादा होते हैं, किसके मुकाबले में, अंदर के मुकाबले में, और पोटेशियम जो है वो 30 टाइम जो है वो ज्यादा होते हैं, कहाँ के मुकाबले में, बाहर के मुकाबले में। कहाँ ज्यादा होते हैं, अंदर जो है वो 30 टाइम जो है वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। अब इसका मतलब क्या है, 30 टाइम ज्यादा होते हैं, 100 टाइम ज्यादा हो जाते हैं। तो ये बात देखो, मैं इसको आपको इस तरह से समझाता हूँ, चलो इसको इस तरह से समझो। एक मिनट इसको मैं एक बार फिर ड्रा कर देता हूँ, और इस बात को मैं लिख भी देता हूँ कि जो है आपकी बुक कह रही है कि सोडियम जो है वो 30 टाइम क्या है, ग्रेटर है आउटसाइड देन इनसाइड, और पोटेशियम और सोडियम जो है वो 10 टाइम ग्रेटर है, ये सॉरी इनसाइड लिखना चाहिए था मुझे यहाँ, इनसाइड टू आउटसाइड, और सोडियम इसके अपोजिट है, सोडियम 10 टाइम ग्रेटर आउटसाइड देन इनसाइड। अब क्या होता है, इधर देखो मैं इसको ऐसे बताता हूँ आपको, मिसाल के तौर पे अंदर जो है, बाहर जो है वो सोडियम पोटेशियम जो है वो 30 है, बाहर पोटेशियम कितना है, 30 है। तो कह रहे अंदर पोटेशियम 3 टाइम ज्यादा होंगे,
30 टाइम ज्यादा होंगे, 30 टाइम ज्यादा होंगे किसके मुकाबले में, बाहर के मुकाबले में। तो 30 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 30 से तो 900 हो जाएंगे। इसका मतलब पोटेशियम आयन कितने हैं, पोटेशियम आयन 900 अंदर हैं और 30 कहाँ है, 30 जो है वो बाहर हैं। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं कि सोडियम आयन जो है वो क्या है, 100 है। सोडियम आयन क्या है, अंदर की तरफ जो है वो 100 है, अंदर की तरफ 100 है। और बाहर जो है वो 10% जो है वो ज्यादा है, कहाँ, 10% जो है वो बाहर क्या है, ज्यादा है किसके मुकाबले में, ज्यादा है 10% जो है वो 10 टाइम ज्यादा है किसके मुकाबले में, अंदर के मुकाबले में। तो इस सोडियम को अगर आप 10 टाइम ज्यादा कर दो तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 10,000 तक या 1000 तक पहुंच जाएगा, बहुत ज्यादा होगा। अब आप बताओ कि मैं अगर बात करूं कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ ज्यादा है, बाहर की तरफ, इस चीज की वजह से जो मैंने अभी आपको बात बताई है उस बात को लेके समझो कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ ज्यादा हो गया, बाहर ज्यादा हो गया या अंदर ज्यादा हो गया। डेफिनेटली बाहर पॉजिटिव चार्ज क्या है, ज्यादा है, और अंदर पॉजिटिव चार्ज क्या है, कम है। असल में ये बात बताने का मकसद ये था कि मैं ये बात क्लियर आपको करना चाह रहा था कि कुछ स्टूडेंट इस बात पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि कह रहा है कि पोटेशियम 30 टाइम ज्यादा है अंदर, तो पोटेशियम को तो अंदर ज्यादा हो जाना चाहिए और अंदर की साइड को पॉजिटिव कर देना चाहिए। और सोडियम जो है वो 10 टाइम ज्यादा है, किधर, अंदर से बाहर की तरफ, तो 10 टाइम तो कम है, तो उसको तो इतना पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। मगर सोडियम के नंबर ज्यादा हैं किसके मुकाबले में, पोटेशियम के मुकाबले में, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, बाहर पॉजिटिव ज्यादा हो गया और अंदर जो है वो क्या हो गया, कि अंदर जो है वो पॉजिटिव क्या हो गया, कम हो गया। चलो एक तो बात ये समझ लो। फिर दूसरी बात एक और याद रखो कि अगर अंदर पोटेशियम ज्यादा है और पोटेशियम पर पॉजिटिव चार्ज है और उनको अंदर के माहौल को पॉजिटिव कर देना चाहिए, लेकिन एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि यहां पर हमारे सेल मेम्ब्रेन में, पिछले वाले लेक्चर में भी आपको बताया था कि सोडियम एंड पोटेशियम पंप लगे हुए होते हैं। कुछ प्रोटीन होते हैं जिनको हम कहते हैं सोडियम एंड पोटेशियम पंप। और ये सोडियम और पोटेशियम पंप क्या करते हैं, ये एटीपी को यूज करके, एनर्जी को यूज कर कर क्या करते हैं कि अंदर से 3 सोडियम आयन को बाहर फेंकते हैं, अंदर से 3 सोडियम आयन को बाहर फेंकेंगे और बाहर से 2 पोटेशियम आयन को कहाँ फेंकेंगे, अंदर की तरफ। यानी अंदर पॉजिटिव चार्ज कम जा रहा है और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज का क्या जा रहा है, ज्यादा जा रहा है। अंदर पॉजिटिव चार्ज कम जा रहा है और बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा जा रहा है। एक दफा ये पंप होगा तो एक चार्ज का डिफरेंस आ जाएगा, दूसरी दफा ये पंप होगा तो 2 चार्ज का, ऐसे कंटिन्यू पंप आए चलेगा तो बाहर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएंगे और अंदर पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। आई थिंक ये पहला वाला पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जिसमें मैंने आपको कहा डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्टिव मूवमेंट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आप क्या समझ गए हो, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में क्या बताया कि पोटेशियम आयन अंदर जो है वो सेल के अंदर, न्यूरॉन के अंदर ज्यादा होते हैं किसके मुकाबले में, बाहर के मुकाबले में। ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। और जो ये पोटेशियम की बात हुई है, और सोडियम जो है वो बाहर बहुत ज्यादा होते हैं, बाहर बहुत ज्यादा होते हैं किसके मुकाबले में, अंदर के मुकाबले में। ये बात हुई थी, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। लेकिन उसके बाद कह रहा है एक्टिव मूवमेंट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन। सोडियम और पोटेशियम आयन की एक्टिव मूवमेंट भी होती है। एक्टिव मूवमेंट का मतलब क्या हो, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी सोडियम अंदर कम है और बाहर ज्यादा है, तो कम से ये कहाँ की तरफ जा रहे हैं, ज्यादा की तरफ। और पोटेशियम बाहर ज्यादा है, बाहर सॉरी कम है और अंदर ज्यादा है, तो ये बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे। जब अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएंगे, लो से हाई की तरफ जाएंगे, तो एनर्जी इस्तेमाल होगी और वो एनर्जी इनको कौन देगा, एटीपी देगा। और इनको अंदर से बाहर और बाहर से अंदर फेंकने के लिए पोटेशियम और सोडियम क्या लगे हुए हैं, पंप लगे हुए हैं। 3 पोटेशियम अगर 3 सोडियम जो है वो बाहर जाएंगे तो 2 पोटेशियम कहाँ जाएंगे, अंदर की तरफ जाएंगे। ये पहला वाला पॉइंट हो गया कि बाहर पॉजिटिव क्यों ज्यादा होता है। सही है, ये बात हमने कर ली। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस। अब
बाहर जो है अंदर की तरफ जो नेगेटिव होता है, बाहर तो हमने पढ़ लिया कि पॉजिटिव ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि बाहर सोडियम जो है वो पॉजिटिव करके रखता है और सोडियम के साथ कुछ पोटेशियम भी होते हैं। अंदर नेगेटिव क्यों होता है? एक बात तो नेगेटिव होने की ये होती है, जब एक जगह पॉजिटिव ज्यादा हो जाता है तो आपको पता है ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ क्या हो जाता है, वो नेगेटिव ही हो जाता है। लेकिन नेगेटिव और लेकिन एक और वजह भी होती है नेगेटिव होने की, कि सेल के मेम्ब्रेन के नीचे कुछ नेगेटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, नेगेटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। वो नेगेटिव चार्ज वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? तो आपकी बुक कह रही है कि यहाँ होते हैं कुछ अमाइनो एसिड जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पर कुछ प्रोटीन होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पर कुछ आरएनए होते हैं जिन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और ये अंदर से बाहर जा भी नहीं सकते। तो एक वजह ये होती है अंदर की साइड के क्या होने के, नेगेटिव होने की। तो वाई इनसाइड इज मोर नेगेटिव? Because inside positive charge are less than outside, and there are some organic compound inside the neurolema or inside the cell membrane of neuron. What are these organic ions, or what are these organic compounds which have negative charge? These are amino acid, these are protein, and these are RNA. ये सेकंड रीजन हो गई अंदर का नेगेटिव होने की। बाहर मजीद पॉजिटिव होना और अंदर मजीद नेगेटिव होने की एक रीजन और समझ लो। तीसरी रीजन क्या है? लीकेज ऑफ सोडियम आयन। क्या है लीकेज ऑफ सोडियम आयन? देखो, मैंने आपको बताया कि पिछले लेक्चर में बताया था, हमारी सेल मेम्ब्रेन पर, हमारे तमाम सेल मेम्ब्रेन पर कुछ चैनल्स होते हैं, मैकेनिकल गेटेड चैनल, वोल्टेज चैनल, पोटेशियम पंप, सोडियम पंप, इस तरह के चैनल्स मौजूद होते हैं प्रोटीन के। अच्छा, कुछ प्रोटीन के चैनल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं लीकी चैनल, जिनको हम क्या कहते हैं, लीकी चैनल। ये लीकी चैनल ओपन होते हैं, हमेशा क्या रहते हैं, ये ओपन रहते हैं, ये बंद नहीं होते। अब क्या होता है कि न्यूरॉन के जो न्यूरोलीमा होता है, न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होती है, इस पर पोटेशियम लीकी चैनल्स बहुत सारे होते हैं। पोटेशियम लीकी चैनल क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। और सोडियम लीकी चैनल बहुत कम होते हैं। जैसे ये सोडियम लीकी चैनल है, ये दो समझ लें, सोडियम लीकी चैनल है, बाकी पोटेशियम लीकी चैनल है। तो क्या होगा, अंदर की तरफ जो पोटेशियम है, पोटेशियम अंदर बहुत ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है अंदर बहुत ज्यादा है तो अंदर से बाहर क्या कर जाएगा, डिफ्यूज कर जाएगा, लीक करके कहाँ चला जाएगा, बाहर। और बाहर बाहर के माहौल को मजीद जो है वो पॉजिटिव कर देगा। सोडियम लीकी चैनल कम है तो सोडियम बहुत कम अंदर जाएगा और पोटेशियम बहुत ज्यादा बाहर जाएगा। आपकी बुक इसको कैसे बता रही है? आपकी बुक कह रही है कि सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन आल्सो हैव मेनी चैनल प्रोटीन कॉल्ड गेट्स। इन लीकी चैनल को आपकी बुक क्या कह रही है? आपकी बुक इनको कह रही है चैनल प्रोटीन, या इनको क्या कह रही है, गेट्स। सही है, चैनल प्रोटीन या गेट्स। पोटेशियम आयन आर कंटिन्यूअसली मूव आउट ऑफ द न्यूरॉन थ्रू सम नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड गेट। ये नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड गेट है, यानी वो ओपन है, ये इनको कोई वोल्टेज की जरूरत नहीं है ओपन होने के लिए, ये पहले से ही ओपन है। नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स हैं। अब याद रहेगा कि पोटेशियम जो है वो नॉन रेगुलेटेड गेट से जरिए भी जो है वो मूव कर सकते हैं। दिस आल्सो मेक मोर पॉजिटिव आउटसाइड ऑफ न्यूरॉन देन इनसाइड। ये भी जो है वो न्यूरॉन को आउटसाइड ज्यादा पॉजिटिव कर देता है, किसके मुकाबले में, अंदर के मुकाबले में। ओवरऑल there are more positive charge on the outside than on the inside. This is known as resting membrane potential. जब more positive charge outside हो जाएंगे और कम और positive charge inside हो जाएंगे, this is called resting membrane potential. This potential will be maintained until the membrane is disturbed or stimulated by sufficiently or strong stimulus, threshold इसको कहेंगे, आगे बताता हूँ threshold क्या होता है, then action potential will be produced. अभी बात सुनो, अभी हमने किसकी बात कर ली, अभी हमने बात करी resting membrane potential की। तो first of all what I told you, what is resting membrane potential? तो when our neuron are more positive outside and more negative inside, this potential of neuron is called resting membrane potential, and this state of neuron is called polarized state.
And what are the factors which are involved to keep this neuron in polarized state? These are the factors: distribution and active movement of sodium and potassium ion, negative organic ions which are present inside cell membrane, neurolema, and leakage of potassium ion. ये बात हमने कर ली. अब कहता है कि इसकी ये पोलराइज स्टेट कब डिस्टर्ब होगी? ये रेस्टिंग से एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में किस वक्त आएगा? उस वक्त आएगा जब भी ये अपनी एक्टिव स्टेट में आएगा तो इसकी पोलरिटी चेंज होगी, अंदर की तरफ पॉजिटिव और बाहर की तरफ क्या हो जाएगा? नेगेटिव. लेकिन ये कैसे होगा? इसके लिए किसी स्टिमुलस की जरूरत है. मिसाल के तौर पे मेरा ये हाथ है. अब इस हाथ के ऊपर मैं थोड़ा सा ये पेन को मार रहा हूं अपना. मेरा ये जो पेन है, अगर मैं इस अपने पेन को जो है वो मारता हूं अपने हाथ पर. एक मिनट में इसके लिए थोड़ी सी वीडियो को जो है वो ओपन करता हूं, ये बात आपको समझाने के लिए. 1 मिनट, जस्ट अ मिनट. कहाँ गया वीडियो का ऑप्शन? चलें, ये कर मेरी वीडियो सही तरह आ जाती है. अच्छा, इधर देखें. ये अगर मेरा हाथ है और मैं इस हाथ पर ऐसे ये पेन मारता हूं तो अब क्या होगा? मेरा जो न्यूरॉन है वो रेस्टिंग से किस में आ गया? वो रेस्टिंग से एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आ गया. मतलब थ्रेशोल्ड, यानी इतना जो कम से कम इतना स्टिमुलस होना चाहिए कि मुझे एक्शन में लेकर आ जाए. मेरे इस हाथ पर बैक्टीरिया भी कोई बैठे हुए होंगे, लेकिन बैक्टीरिया जो है वो मेरे इस न्यूरॉन को एक्शन पोटेंशियल में लेकर नहीं आ रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया मतलब थ्रेशोल्ड नहीं है, इतना नहीं है कि वो आपके मेम्ब्रेन को जो है वो किस में लेकर आ जाए? एक्शन पोटेंशियल में लेकर आ जाए. तो अब मैं आपको आगे आपकी बुक का तो बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी जर्नली मैं आपको सबसे पहले ये एक्शन पोटेंशियल जो है वो थोड़ा सा समझा देता हूं कि ये एक्शन पोटेंशियल है क्या. मैं इसको थोड़ा सा आपको पहले एक्शन पोटेंशियल के बारे में बता दूं. देखो, रेस्टिंग पोटेंशियल पढ़ लिया ना. अब हम बात करेंगे एक्शन पोटेंशियल की. आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है इसको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक्शन पोटेंशियल बताने से पहले एक्शन पोटेंशियल को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने जो आपको चीजें जो बतानी है यहाँ पर, मैंने आपको बता जो चीजें जो यहाँ पर आपने जिस पे फोकस करना है कि ये चीजें आपने समझ लेनी है. थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको डीपोलराइजेशन बताऊंगा, यहाँ पर मैं आपको हाइपर पोलराइजेशन एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. मैं आपको यहाँ पर हाइपर पोलराइजेशन एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. यहाँ पर मैं आपको रिफ्रैक्टरी पीरियड एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. अभी मैं आपको आपकी बुक से कुछ भी नहीं बता रहा, मैं जर्नली अभी ये चीजें तमाम आपकी बुक में भी लिखी हुई हैं, लेकिन इसको पहले एक दफा थोड़ा सा समझ लो, फिर इसको ये जो है ना वो फिर आपके लिए चीजें जो है वो इनको एक दफा आप समझ लोगे तो ये चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी. थोड़ा सा मुश्किल लगेगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके समझ लोगे. आ जाओ, एक्शन पोटेंशियल जो है वो पढ़ते हैं. देखो, अब ये मेरा एक न्यूरॉन है, सही है. ये एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन के ये डेंड्राइट्स हैं, समझ लो ये न्यूरॉन के डेंड्राइट्स हैं. ये सेल बॉडी हो गई और ये क्या हो गया? ये एक्सोन हो गया. एक्सोन के बाद ये इसके पार्ट्स बना ले. सही. अब चलो इसको क्या कर देते हैं बाहर, पॉजिटिव, क्योंकि अभी ये रेस्ट की हालत में है ना हमारा न्यूरॉन. इसको चलो बाहर से पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं इसको. ये लो, इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिए. ये बाहर बहुत सारा इसको पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं. अंदर दे देते हैं इसको नेगेटिव चार्ज. ये लो, इसको अंदर हमने क्या दिया? ये नेगेटिव चार्ज दे दिया. अब क्या होता है? सबसे पहले तो हमने देखना है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस. मिसाल के तौर पे मेरे हाथ पे यहाँ मक्खी बैठ जाती है. एक, चलो यहाँ पर मक्खी बिठा देते हैं हाथ पे. यहाँ क्या बैठ गई? एक ऐसे एक मक्खी बैठ गई है. अब ये मक्खी आपके न्यूरॉन को एक्साइटेड कर देगी, यानी इसके अंदर इतना पोटेंशियल है, इसके अंदर इतना ये स्टिमुलस आपके न्यूरॉन को एक्साइटेड करने के लिए काफी है. तो क्या हो गया? ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस हो गया. अब क्या होगा? जैसे ही मक्खी यहाँ बैठेगी तो भाई यहाँ लगे हुए होंगे आपके पास मैकेनिकल
मैकेनिकली गेटेड चैनल, सोडियम मैकेनिकली गेटेड चैनल। मैंने आपको बताया था मैकेनिकली गेटेड चैनल क्या होते हैं, जो किसी प्रेशर से खुलते हैं, जब उनके ऊपर कोई मैकेनिकल प्रेशर पड़ता है तो वो खुलते हैं। तो ये मक्खी जब आपके यहाँ आकर बैठेगी हाथ पर, तो क्या होगा, उससे जो है वो सोडियम मैकेनिकली गेटेड चैनल खुल जाएंगे। तो ये सोडियम मैकेनिकली गेटेड चैनल क्या हो गए, यहाँ खुल गए। जैसे ही सोडियम मैकेनिकली गेटेड चैनल खुलेंगे तो सोडियम आयन अंदर जाएंगे, क्योंकि उनको रास्ता मिल गया ना, सोडियम आयन बाहर ज्यादा थे अंदर कम थे, तो चीज हमेशा हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। तो सोडियम आयन कहाँ चले गए, अंदर की तरफ चले गए। तो चलो इस न्यूरॉन को मैं थोड़ा सा पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। ये पहला पार्ट इसका ए पार्ट है, इस पार्ट को कह देता हूँ बी पार्ट, और इसको कह देता हूँ सी पार्ट। तो पहली बात मैंने आपको क्या बताई, जब कोई मक्खी आपके हाथ पर बैठी तो उसके प्रेशर से, उसके मैकेनिकल प्रेशर से आपके न्यूरॉन के मैकेनिकली गेटेड चैनल खुल गए और सोडियम कहाँ आ गए, सोडियम अंदर आ गए। अब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि आपके न्यूरॉन का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -70 है। कितना है ये, -70 है। यहाँ पर भी -70 होगा। अब क्या होगा, जब यहाँ पर ये -70 था तो कुछ न्यूरॉन यहाँ पर आए, कुछ न्यूरॉन सॉरी कुछ सोडियम आयन अंदर की तरफ आए। अब सोडियम आयन जब अंदर की तरफ आए और सोडियम आयन की कंसंट्रेशन थोड़ी अंदर ज्यादा हुई, और यहां से सोडियम मूव करते हुए फिर इस तरफ भी गए होंगे। तो जब सोडियम इस तरफ गए तो अब क्या था कि आपका न्यूरॉन की नेगेटिविटी थोड़ी कम होगी, इनसाइड नेगेटिविटी क्या होगी, थोड़ी कम होगी। मतलब पहले मतलब पॉजिटिव चार्ज कम थे, पॉजिटिव आयन आपके न्यूरॉन के अंदर कम थे इस जगह पर, ए वाली जगह पर। अभी मैं सिर्फ ए पार्ट की बात करता हूँ, चलो सही है, इस वाले पार्ट की हम बात नहीं कर रहे, अभी ए पार्ट की बात करते हैं। ए पार्ट में आपके क्या थे, सोडियम जो थे वो पॉजिटिव चार्ज कम थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव चार्ज बढ़ना शुरू हुआ है। जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ना शुरू हुए तो आपके सेल के इनसाइड नेगेटिविटी क्या होना शुरू हो गई, कम होना शुरू हो गई। तो इसका मतलब ये -70 से जो है वो आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो -70 से किस पर आ गया, -60 पर आ गया। चलो एक ग्राफ बना लेता हूं यहां पर, ये ग्राफ है, ये ग्राफ चलो बना लेते हैं। अब इस ग्राफ के अंदर हम इस तरह से कर लेते हैं, इस ग्राफ के अंदर कि यहां पर बात कर लेते हैं, ये पॉइंट जो है वो है 0। इस पॉइंट को क्या नाम देता हूं, ये 0 है। इससे नीचे की तरफ नेगेटिव है, इसके नीचे की तरफ का माहौल क्या है, अभी नेगेटिव है। मतलब -70 हो गया, -70 के बाद -50, 0 से ऊपर चले जाओ तो पॉजिटिव होता चला जाएगा। पॉजिटिव के अंदर जो है ये +10 हो जाएगा, प्लस को लगाने की जरूरत नहीं है, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ऐसे जो ये 50 भी हो जाएगा। ऐसे ये पॉजिटिव, नीचे 0 से नीचे आपको पता है नेगेटिव है, 0 से ऊपर क्या है, 0 से ऊपर जो है वो पॉजिटिव है। तो हमारा जो -70 है, -70 जो है ये बेसिकली क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये 70 वाला जो है इसको आप क्या कहोगे, इसको कहते हैं रेस्टिंग, चलो इधर लिख देता हूं, इसको इधर लिख देता हूं, ये है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। -70 क्या है, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। अब क्या हुआ, जब आपका जब आपके हाथ के ऊपर कोई मक्खी बैठी तो मक्खी ने क्या किया, -70 से नेगेटिविटी थोड़ी कम करी है, -70 से कहां पर लेकर आ गई, -50। या चलो इसको -60 कर दो, मैं यहां पर मैंने -60 किया है, चले मैं इसको -50 कर देता हूं, क्योंकि आपकी बुक इसको -50 ही बता रही है। थ्रेश होल्ड जो है वो स्टिमुलस को इस तरह देखें, 50 कर देता हूं, इसको मैं क्या कर देता हूं, 50। तो क्या हुआ कि आपका जो है वो -70 से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो -70 से थोड़ा कम माइनस हो गया, वो किस पर आ गया, वो आ गया 50 पर। वो किस पर आ गया, 50 पर। अब ये जो 50 पर आ गया, इसको हम क्या कहेंगे, इस 50 को, -50 को हम कहेंगे थ्रेश होल्ड पोटेंशियल। क्यों कह रहे हैं इसको थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, ये देखो। अब देखो क्या मतलब है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। अब एक बात मेरी सुनो, एक दफा फिर इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूं ताकि आपको जो है वो इसको समझना थोड़ा आसान हो जाए। ये देखो, ये फिर एक मैंने न्यूरॉन बना दिया, इस न्यूरॉन का ये एक्सॉन, बाहर पॉजिटिव चार्ज, अंदर नेगेटिव चार्ज।
चलो इसको मैं कह देता हूं, इस साइड को ए साइड कह रहा हूं, इसको बी साइड कह दिया, और इसको मैंने सी साइड कह दिया। अब मैंने आपको क्या बताया, एक मक्खी बैठी आके यहाँ पर, मक्खी के बैठने की वजह से मैकेनिकली गेटेड चैनल खुल गए, और उसकी वजह से सोडियम अंदर चला गया। सोडियम कहाँ चला गया? अंदर चला गया। सोडियम जब अंदर चला गया तो अंदर की तरफ जो पोटेंशियल था, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो -70 था। यहाँ भी -70 होगा, यहाँ भी -70। लेकिन पोटेशियम जाने की वजह से इसकी नेगेटिविटी कम हो गई, और वो कितना हो गया? वो हो गया -70 से -50। यहाँ पर सिर्फ ए वाली साइड पर, अभी बी वाली साइड की बात नहीं कर रहे। -70 से क्या हो गया? -50। अब अगर आपको याद हो, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि हमारी सेल मेम्ब्रेन में या न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में कुछ वोल्टेज गेटेड चैनल भी होते हैं। कुछ क्या होते हैं? वोल्टेज गेटेड चैनल भी होते हैं। मिसाल के तौर पे ये रेड कलर के जो हैं, ये सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल हैं, और ये जो येलो कलर के हैं, ये जो है वो कौन से गेटेड चैनल हो गए? ये पोटेशियम गेटेड चैनल हो गए। लेकिन ये चैनल खुलते हैं, इनको हम कह रहे हैं वोल्टेज गेटेड चैनल। मतलब वोल्टेज चैनल भी आप इसको कह सकते हो, ये वोल्टेज के फर्क से खुलते हैं। जब वोल्टेज में चेंज आता है तो ये खुलेंगे, वरना ऐसे नहीं खुलेंगे। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या वोल्टेज में चेंज नहीं आया? पहले अंदर वोल्टेज कितना था? -70 था। अभी वोल्टेज कितना हो गया? -70 से ये -50 हो गया। वोल्टेज चेंज होने की वजह से ये चैनल खुलते हैं। लेकिन जो पोटेशियम गेटेड चैनल है, ये थोड़ी देर में खुलेगा। जल्दी कौन खुल जाता है? जल्दी खुल जाता है ये सोडियम गेटेड चैनल, सोडियम वोल्टेज चैनल। और सोडियम वोल्टेज चैनल खुलने की वजह से बहुत सारा सोडियम अंदर आ जाता है इस जगह पे। बहुत सारा सोडियम कहाँ आएगा? अंदर आएगा। जब बहुत सारा सोडियम अंदर की तरफ आएगा, ऐसे करते करते सोडियम अंदर की तरफ आएगा ना, बहुत सारा अंदर की तरफ सोडियम आ जाएगा। जब सोडियम बहुत सारा अंदर आएगा तो क्या होगा? अब इधर चार्ट पे देखो, ये पैरा इसमें देखें, सोडियम जब बहुत सारा अंदर आएगा तो -50 से -30 हो जाएगा। -30 से जो है वो इस तरह 0 पे पहुंच जाएगा। 0 का मतलब क्या होगा? बाहर और अंदर पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल एक जितने हो जाएंगे, जितने बाहर उतने अंदर। तो इसका मतलब क्या हो गया? 0। फिर क्या होगा? अंदर 10 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गए, बाद में 20 हो गया, फिर 30 हो गया, और ये कहां तक पहुंच जाएगा? ये पहुंच जाएगा 50 तक। ये कहां तक पहुंच जाएगा? 50 मिलीवॉट तक। और अंदर क्या होगा? अंदर जो है वो -50 से किसमें चेंज हो जाएगा? 50 मिलीवॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अंदर पॉजिटिव चार्ज इतने ज्यादा हो जाएंगे, बाहर के मुकाबले में अंदर ज्यादा होगा। बाहर के मुकाबले में पॉजिटिव चार्ज क्या हो गए? अंदर ज्यादा हो गए। जब बाहर के मुकाबले में पॉजिटिव चार्ज अंदर ज्यादा हो गए तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? इनसाइड मोर पॉजिटिव हो जाएगा, और आउटसाइड क्या हो जाएगा? मोर नेगेटिव हो जाएगा। यहां तक बात हमने करी। लेकिन जब बहुत सारे सोडियम अंदर आ जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? ये सोडियम गेट क्लोज हो जाएंगे। सोडियम गेट क्या हो जाएंगे? क्लोज हो गए, और सोडियम ट्रैप हो गए यहाँ पर, अब बाहर नहीं जा सकते। जो काम करना था वो तो हो गया ना, बाहर नेगेटिव हो गया और अंदर क्या हो गया? अंदर पॉजिटिव हो गया। ये डीपोलराइजेशन हो गई। इसको क्या कहेंगे? डीपोलराइजेशन। तो मैं यहाँ लिख दूं कि यहां से -50 से जो ये +50 की तरफ गया है, इस स्टेज, ये जो स्टेज आई है 50 तक जो पहुंचा, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे डीपोलराइजेशन। ये जो हुआ है, ये क्या हो गया है? ये हो गया डीपोलराइजेशन। पोलरिटी चेंज हो गई, बाहर नेगेटिव हो गया, अंदर क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे? डीपोलराइजेशन। और इसको हम कह क्या रहे हैं? ये बेसिकली अब यहां से शुरू होगा एक्शन पोटेंशियल। अब करंट जनरेट होना शुरू होगा। अब इधर देखो, यहां तक बात समझ में आपके आ गई होगी। ये हो गया है। अभी पोटेशियम चैनल खुले ही नहीं है। अब क्या होगा? कुछ पोटेशियम आयन जब ट्रैप हो जाएंगे तो कुछ पोटेशियम आयन इधर चले जाएंगे। जब इधर चले जाएंगे तो इसकी नेगेटिविटी को कम करेंगे। इसको -70 से फिर -50 कर देंगे। इसको -70 से क्या कर देंगे? -50 कर देंगे। जब इसको -50 करेंगे तो वोल्टेज चेंज हो गया। वोल्टेज चेंज होने की वजह से क्या होगा? फिर वोल्टेज गेट, सोडियम वोल्टेज गेट जो है वो ओपन हो जाएंगे, और बहुत सा सोडियम कहाँ जाएगा? अंदर की तरफ। और यहाँ पर भी इनसाइड मोर पॉजिटिव हो जाएगा, आउटसाइड मोर नेगेटिव।
ये बात हो गई। ऐसे करते करते ये करंट आगे की तरफ मूव करता चला जाएगा। अभी तक अब एक और बात समझो। अभी देखो इसकी चीज को तो खत्म कर देते हैं अभी मिसाल के तौर पे। इसको थोड़ा सा साफ करके मैं एक दफा फिर थोड़ा क्लियर करके बना देता हूँ ताकि आपको पता लगे, इसको समझ में आसान हो से आ जाए। अब इधर देखो, अभी हो गई है डिपोलराइजेशन, सही है। ये हो गई, ए पार्ट था एक, एक बी पार्ट था, और तीसरा पार्ट कौन सा था, सी पार्ट था। अभी हम बी और सी की बात नहीं करते, अभी हम ए पार्ट की बात करते हैं। चलो सही हो गया ना। ए पार्ट के अंदर अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गए, सॉरी अंदर की तरफ पॉजिटिव ज्यादा हो गए, क्योंकि सोडियम अंदर बहुत सारा आ गया है तो पॉजिटिव। जब एक साइड पॉजिटिव ज्यादा हो जाती है तो हमें ऑटोमेटिकली पता है बाहर क्या हो जाएगी, नेगेटिव ज्यादा हो जाएगा। ये हो गया। अब क्या होगा, अब इसने दोबारा अपनी पुरानी वाली स्टेज में जाना है। ये ए वाले साइड ने, जो ए में होगा वही बी में होगा और वही सी में होगा, तो मैं बस आपको ए वाला पोर्शन का बता देता हूँ। अब इन्होंने अपनी दोबारा पुरानी वाली स्टेज में जाना है। मैंने आपको क्या बताया था कि सोडियम यहाँ पर ट्रैप हो गए। अब सोडियम बाहर जाना चाहेंगे, सोडियम बाहर जा नहीं सकते क्योंकि सोडियम गेट तो क्लोज है। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो पोटेशियम गेट होते हैं ये थोड़े स्लो होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता खुलते हैं। जब पोटेशियम गेट क्लोज होंगे तो उस वक्त ओपन होंगे क्या, पोटेशियम गेट बाद में ओपन होंगे। आहिस्ता आहिस्ता ओपन होते हैं ना। सोडियम गेट ने क्या काम किया, सोडियम को अंदर भेजकर बंद भी हो गए, और अब आहिस्ता आहिस्ता पोटेशियम गेट ओपन हुए। जैसे ही पोटेशियम गेट ओपन होते हैं तो क्या होता है, बहुत सा पोटेशियम आयन अंदर से, क्योंकि अंदर पोटेशियम आयन बहुत ज्यादा है और बाहर पोटेशियम आयन क्या है, कम है, तो अंदर से बहुत सारा पोटेशियम आयन बाहर जाना शुरू कर देता है। अंदर जितना भी पोटेशियम आयन आता है ज्यादातर ये कहाँ जाना शुरू कर देता है, बाहर। और जब ये बाहर जाता है, इतना ज्यादा पोटेशियम आयन बाहर चला जाता है कि बाहर दोबारा क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाता है। और अंदर की तरफ जो है वो दोबारा क्या हो जाता है, नेगेटिव। अंदर अभी सोडियम आयन मौजूद है, मगर पोटेशियम आयन इतने ज्यादा बाहर चले गए, इतना ज्यादा उसके बाहर चले गए कि बाहर को पॉजिटिव कर दिया। और ऑटोमेटिकली फिर अंदर क्या हो गया, अंदर का माहौल नेगेटिव हो गया। सोडियम के होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सोडियम इतने नहीं थे जितने पोटेशियम ने बाहर जाके उस जगह को क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। तो मैं इस बात को, इस ग्राफ को यहाँ पर इस तरह से अगर कहूं कि 50 से जब पोटेशियम बाहर की तरफ गए तो आहिस्ता आहिस्ता अंदर का माहौल दोबारा नेगेटिव होना शुरू हुआ। ऐसे 0 पर आया, फिर दोबारा 10 पर आया, और ऐसे करते करते 70 पर आ गया। तो ये क्या हो गया, ये एक दफा फिर अपनी उसी पोलराइजेशन वाली स्टेज पे चला गया। एक दफा फिर अपनी उसी पोलराइजेशन वाली स्टेज पे चला गया। तो मैं इसको रीपोलराइजेशन कह दूं, इसको मैं रीपोलराइजेशन कह दूं। लेकिन एक और बात आपको पता है कि इतना -70 है ना, इतने ज्यादा पोटेशियम आयन अंदर चले जाते हैं कि -70 से भी थोड़ा नीचे आके -90 तक पहुंच जाते हैं। यानी इतनी ज्यादा बाहर पोलराइजेशन ज्यादा हो जाती है, अंदर की तरफ माइनस, बाहर इतना ज्यादा पोलरिटी बढ़ गई कि -70 से जो है वो अंदर की तरफ क्या हो गया, -90 हो गया। यानी अंदर 90 पॉजिटिव चार्ज कम हो गए बाहर के मुकाबले में। पहले तो 70 पॉजिटिव चार्ज कम थे बाहर के मुकाबले में, अभी 90 पॉजिटिव चार्ज कम हो गए किसके मुकाबले में, बाहर के मुकाबले में। तो क्या इसको हम हाइपर पोलराइजेशन कह दें, हाइपर पोलराइजेशन। बहुत ज्यादा बाहर पॉजिटिव हो गया और बहुत ज्यादा अंदर नेगेटिव हो गया, तो इसको क्या कह दूंगा, इसको मैं कह दूंगा हाइपर पोलराइजेशन, -90। अब आगे, अब क्या होगा, अब यहां पर काम करेगा फिर दोबारा वो सोडियम पोटेशियम पंप काम करेंगे, शुरू में जो बताए थे ना, सोडियम पोटेशियम पंप अब काम करेंगे। सोडियम पोटेशियम पंप कैसे काम करेंगे, अब सोडियम पोटेशियम पंप ऐसे ही काम करेंगे। अंदर से 3 सोडियम को उठाकर बाहर फेंकेंगे और 2 पोटेशियम को बाहर से उठा के अंदर फेंकेंगे। अब ये बात आपके समझ में आनी चाहिए, वो जो पोटेशियम और सोडियम पंप जो मैंने आपको बताया था ना, जो एनर्जी इस्तेमाल कर कर काम करते हैं, अब यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे ये सोडियम और पोटेशियम पंप। 3 सोडियम को उठाकर बाहर फेंका और 2 पोटेशियम को उठाकर अंदर फेंका, तो क्या होगा, अब वही, अब क्या होगा, इस तरह से जब ये पोटेशियम पंप काम करेंगे तो यहां पर इस ग्राफ में अगर देखो, -90 से दोबारा किस पे चला जाएगा, ये पोलराइजेशन -70 पे चली जाएगी। और इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे रिफ्रैक्टरी पीरियड, इसी को कहेंगे रिफ्रैक्टरी पीरियड।
एक दफा फिर बता रहा हूँ, इसको अच्छे तरीके से समझ लो, पूरी दफा रिवाइज कर रहा हूँ मैं इसको। सही बात है, थोड़ी चीजें मुश्किल हैं, लेकिन आप इसको एक दो दफा पढ़ लो, एक दो दफा देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। एमसीक्यूज अगर निकले तो ज्यादा इसी से निकलेंगे, इस चीज को समझ लो। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है? जब न्यूरॉन के अंदर जो है, अंदर के चार्ज पॉजिटिव हो जाए, सॉरी अंदर का, हाँ सॉरी अंदर का पॉजिटिव हो जाए, बाहर का नेगेटिव हो जाए, तो इसको कहेंगे एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। कैसे हुआ ये एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल? ये आपका न्यूरॉन है, अब जल्दी जल्दी बताऊंगा, इसको समझते जाना। ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन का एक्सॉन है, इसको 3 पोर्शन में डिवाइड कर लो, इसको ए पोर्शन कह लो, इसको बी कह लो, इसको सी कह लो। यहां पर बैठ गई आपके एक मक्खी, बैठ गई इस जगह पर। यहाँ पर मैकेनिकली गेटेड चैनल थे, ओपन हो गए इसके प्रेशर, तो बहुत सारा सोडियम अंदर गया। जब सोडियम अंदर गया तो सोडियम यहाँ से यहाँ पर भी जाएगा, यहाँ तो माइनस नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी माइनस नेगेटिव जो है वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। अब नेगेटिविटी थोड़ी कम हो जाएगी, तो ये -60 हो जाएगा, सॉरी -50 हो जाएगा। ये कितना हो गया? -50। अब यहाँ पर वोल्टेज चेंज हो गया। अब मैंने आपको बताया था जब वोल्टेज चेंज होता है तो कौन से वाले चैनल ओपन हो जाते हैं? वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं। तो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। लेकिन पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल बाद में ओपन होंगे। जब सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होंगे तो बहुत सारा सोडियम बाहर से अंदर जाएगा। जब बहुत सारा सोडियम बाहर से अंदर जाएगा तो अंदर वाली साइड को क्या कर देगा? अंदर वाली साइड को मोर पॉजिटिव कर देगा। और जब अंदर वाली साइड मोर पॉजिटिव हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली बाहर की साइड क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन उसके बाद ये सोडियम गेट बंद हो जाएंगे, अब बाहर सोडियम नहीं जा सकता। सोडियम जो यहाँ ट्रैप हो गया वो इधर चला जाएगा। जब इधर चला जाएगा तो यहाँ सोडियम आएगा तो इसको भी -70 से -50 कर देगा। यहाँ पर भी वोल्टेज चेंज हुआ तो वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो गए। और उसके बाद फिर सोडियम अंदर जाएगा, इसको भी पॉजिटिव कर देगा। और बाहर क्या हो जाएगा? बाहर नेगेटिव हो जाएगा। ये बात हमने कर ली थी, सही है ना? और इसी तरीके से ये करंट मूव करता हुआ आगे जाएगा। ये तो हो गई थी डीपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन कैसे होगी? कि सोडियम तो चैनल तो क्लोज है, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होता है? पोटेशियम गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं और अंदर से पोटेशियम बाहर जाना शुरू हो जाता है। और बहुत ज्यादा पोटेशियम जब बाहर जाकर जमा हो जाता है तो वो बाहर वाली इन्वायरमेंट को क्या कर देता है? पोलराइज कर देता है। और बहुत ज्यादा जमा हो जाता है तो हाइपर पोलराइज कर देता है, बहुत सा पोटेशियम बाहर हो जाता है। जब बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बाहर हो गए तो ऑटोमेटिकली अंदर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन ये हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी, -70 से भी ज्यादा हो जाएगी, -90 हो जाएगी। उसके बाद फिर कौन काम करेगा? सोडियम पोटेशियम पंप काम करेंगे। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेंगे? अंदर से 3 सोडियम को बाहर फेंकेंगे और 2 पोटेशियम को अंदर, और उसके बाद दोबारा -70 पे ले आएंगे। इसको रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है वो कहेंगे। यहाँ तक बात हो गई थी। अब एक और बात सुनो, अभी आपको सिनेप्स पढ़ोगे ना, उसमें आपको काम आएगा आगे वाला जो। फिर क्या होता है? अभी एक चीज सुनो, यहाँ समझ लो, फिर बाद में मैं आपको आगे बताऊंगा जब एक एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज कैसे ट्रांसफर होता है। मैंने आपको बताया था ना कि ये न्यूरॉन का कौन सा वाला पार्ट है? ये ए पार्ट बताया था। ये ए पार्ट हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। जब पोटेशियम आयन सी वाले पार्ट में आते हैं लास्ट में, सॉरी सोडियम आयन जब लास्ट वाली साइड पर आते हैं, न्यूरॉन न्यूरॉन के एक्सॉन के बिल्कुल एंड पर आते हैं, यहाँ भी -70 मिलीवॉट जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। यहाँ स्पेशल टाइप के वोल्टेज गेटेड चैनल लगे होते हैं, जिनको हम कहते हैं कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल। इनको हम क्या कहते हैं? कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल। जब साइनेप्स पढ़ोगे ना तो उसमें ही आपको काम आएगा, इस वजह से अभी बता रहा हूं। अब क्या होता है? तो वहां पर क्या होता है कि जब, तो ये जो कैल्शियम गेटेड चैनल जब ओपन होते हैं तो अंदर बहुत सारा कैल्शियम आ जाता है। अंदर क्या आ जाता है? कैल्शियम आ जाता है बाहर से, न्यूरॉन के बाहर से जो है वो कैल्शियम अंदर आता है। अब ये कैल्शियम क्या करता है? इस कैल्शियम का काम क्या होता है कि हमारे न्यूरॉन के एंड पर कुछ थैलियां होती हैं ऐसे, जिनको सिनेप्टिक वेसिकल्स कहते हैं। सिनेप्टिक वेसिकल्स कहते हैं। इनके अंदर कुछ केमिकल भरे हुए होते हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। कुछ केमिकल भरे होते हैं जिनको क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। ये कैल्शियम क्या करते हैं? इन सिनेप्टिक वेसिकल्स को धक्का देके इसकी मेम्ब्रेन के करीब लेकर आते हैं और इसमें से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कराते हैं। क्या रिलीज कराते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। और ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं? इस करंट को
एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। इसको फिर बाद में जब हम सिनेप्स पढ़ेंगे तो उसमें जो है वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफी है।